अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छे से गुजरा होगा। मैं पर्सनली अगर आपको बात बताऊं, घर से काम करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू लुक एट सो मेनी थिंग्स। आपकी एक रूटीन होती है, और ख़ास तौर पे जब आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं, जो आपका ऑफिस है, स्टूडियो है, रास्ता है, इन सब चीज़ों से आप एनर्जी ले रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं पर्सनली 4 जून से जब से हमने ये शो अब मेरे घर से करना शुरू किया है, I'm feeling cabin fever, यानी मैं घर से वाकई बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ। एंड आई एम श्योर कि जो पीपल जो इसको ज़्यादा अरसे से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब हमारे ही फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं देखती हूँ कि जितने लोग रेगुलर शोज़ कर रहे थे जिसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, मिसाल के तौर पर जितने मॉर्निंग शोज़ हैं उसमें नाउ ऑल दी एंकर्स आर अफेक्टेड, यानी कोई एक भी ऐसा मॉर्निंग शो नहीं बचा है जिसके अंदर हम ये ना देखें कि जो होस्ट है या होस्ट का पेयर है उसमें से एक शख्स एटलीस्ट कोविड पॉजिटिव ना हो गया। हाल ही में द लेटेस्ट इज़ हुमा अमीर मुर्तज़ा who is hosting the show for Jio. So again, a very dear friend, hoping and wishing her a very speedy recovery. लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखें। साथ साथ क्योंकि हम जरा पॉजिटिव न्यूज से आज शुरू करना चाहते हैं, आपको बताते हैं कि सूरत हाल कोविड को लेकर क्या है। अच्छी खबर ये है कि जी 73,000 यानी 73,000 अफराद हमारे यहाँ रिकवर कर चुके हैं पिछले 24 घंटों में कोविड से। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक वहाँ पे कोई भी शख्स इस वक्त वेंटिलेटर पे नहीं है। ऑल टुगेदर अगर कोविड-19 की वेंट स्पेसिफिकली की बात की जाए तो 565 यानी 556 लोग इस वक्त वेंट्स पर हैं, और हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जाएं। इसके अलावा ऑफिशियल फिगर्स अगर पाकिस्तान के देखे जाएं तो तकरीबन 1,07,000 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, और उनमें से भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द ज्यादा लोग सेहतयाब हो जाएंगे। अब ये गुड न्यूज़ आप तक पहुंचाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप एहतियात करना बंद कर दें, बल्कि कहने का मकसद ये है कि हमारी अच्छी एहतियात और तमाम SOPs को फॉलो करने की वजह से हमारे पास मस्बत नतीजे आ रहे हैं। तो मनहसल कौम और इंतज़ामिया के तवस्सुत से भी अगर हम ये जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला हम इसको बेकाबू होने से रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स दी अदर क्रिएटिविटी चैलेंजेस के बाकी काम हम कैसे चलाते रहें। पर कल जिस तरह बात करते करते हमने कहा कि कुछ वज़राए किराम बिल्कुल ही नावाकिफ हैं कि कोविड-19 का 19 के हवाले से है। ये 19 नकात नहीं है, बल्कि नोवेल कोविड-19 2019 में दरियाफ्त होने वाला ये कदरे नया वायरस है। लेकिन इसके बारे में सरताज गुल साहिबा क्या कहती हैं, ये काफ़ी मेरे ख्याल में चर्चा में रहा, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे लोगों ने काफ़ी उनकी क्लास ली। इस पे लोगों का क्या रद्द अमल है और उनकी स्टेटमेंट असल में क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं। 19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उनकी अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। इतनी खुद एतमादी के साथ इतनी गलत तशरीह सरताज गुल को महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। सरताज गुल ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने ट्वीट किया, ये हुकूमत क्या खाक मुकाबला करेगी कोरोना वायरस का, जिसके वजीर को यही नहीं मालूम कि कोविड-19 का क्या मतलब है। दूसरे ने तंज किया कि होंडा CD70 में 70 सीडीज लगी होती हैं। एक ने लिखा कि N95 मास्क का मतलब है इसमें 95 मोरियां होती हैं। सरताज गुल इससे कबल भी चुटकुले छोड़ चुकी हैं। कभी वो वजीर आजम इमरान खान की कातिलाना मुस्कुराहट की मद्दाह नजर आई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट करिश्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है। तो कभी मुल्क में बारिशों का क्रेडिट भी खान साहब को दे डाला। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितने इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही। मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। कोविड-19 के बयान पर शदीद रद्द अमल आया तो सरताज गुल ने इस तशरीह को चंद लम्हों की खता करार दे दिया। जी, हमने उनके रिस्पांस में देखा कि सरताज साहिबा काफी डिफेंसिव हो गए। उन्होंने ये कहा कि मैं दिन रात बगैर पर्ची के
मीडिया को फेस करती हूँ तो ज़रा सी गलती अगर हो गई, लेकिन ये बड़ी बेसिक गलती थी। हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी भी आला ओहदे पे फाइज शख्स, एक जी शऊर शख्स को, और आजकल के दौर में ख़ास तौर पर जब कह रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए, तमाम तर मीटिंग्स के ज़रिए, और वो तो मेरे ख्याल में शी हैज़ एक्सेस टू इवन मोर इन्फॉर्मेशन देन अस, वो इस तरह का ब्लंडर करेंगी। लेकिन जी बहरहाल आई थिंक ऑल सेड एंड डन, इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे, सूरत हाल पे नजर डालेंगे। जब मामलात पेचीदा हो जाएं और जब आप मसलों का हल निकालने के बजाय उनको बालाए ताक रख दें तो वो कभी कभार नासूर बन जाते हैं और वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। यही शो कर रहा है इस वक्त खित्ते में लद्दाख के ऊपर चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ। क्या ये मसला मजीद आगे बढ़ेगा? क्या ये तशवीशनाक बात है पूरे खित्ते के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इकराम सहगल साहब, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जरा नजर डालते हैं खित्ते के सूरत हाल पे, खुसूसन इस हेडलाइन पे कि इंडिया का क्लेम है कि उनके 45 फौजी इस वक्त लापता है लद्दाख रीजन में, जबकि चाइना का कहना यह है कि उनके पास कोई प्रिजनर ऑफ वॉर या किसी को उन्होंने कैप्टिव नहीं बनाया हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया ने यहाँ तक क्लेम किया है कि कोई इंसर्जेंसी नहीं हुई है उनके इलाके में, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट हैज बीन लुकिंग एट कि क्या इनका रिस्पॉन्स हो सकता है, क्या मिलिट्री एक्शन हो सकता है। इज इंडिया हेडिंग फॉर अनदर एम्बैरेसिंग सिचुएशन लाइक 1962? अगर इसकी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इंडिया के जब मामला चाइना के साथ खराब हुए हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। सो व्हाट मेक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक कि इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है? ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रू कैसे हुआ, इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता रहे उन देखने वालों के लिए जो इस खित्ते की जियोग्राफी से थोड़ा नावाकिफ हैं कि लद्दाख एग्जैक्टली पट्टा कहाँ पे है और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इतना ये हाई टेंशन कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है। तो आपको बताते चलें कि इसकी मशरिक में है चाइना का एडमिनिस्ट्रेटर चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। इसके जुनूब में अगर देखा जाए तो भारत का स्टेट हिमाचल प्रदेश पड़ता है, और इसकी अगर मगरिब की बात की जाए यानी वेस्ट की बात की जाए तो वहां पे हम देख सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ साथ पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का रीजन भी पड़ता है। तो तीनों ममालिक के लिए ये बड़ा अहम है। अगर लद्दाख की ओरिजिनल पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहां पे तकरीबन लगभग एक जितने नंबर्स हैं बुद्धिस्ट के एंड मुस्लिम्स के। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद और खुसूसन जो वहां पे इसकी डायनामिक्स को बदलने की कोशिश की जा रही है, अगर हम सिर्फ इंडियन सेंसस का ही मुआवजा करें तो तकरीबन 1981 में 3% हिंदूज लद्दाख में रहते थे, जबकि आज वहां पे 17% हिंदुओं की तादाद है पॉपुलेशन वाइज। तो मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ethnic imbalance or rebalancing, social engineering that is happening there. इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं हायर एजुकेशन की, और खास तौर पे हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी रेगुलर क्लासेस थी, रेगुलर सरगर्मियां थी यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, वो थम सी गई हैं। इसी चीज को लुक आफ्टर करने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए शफकत महमूद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, उन्होंने अनाउंस किया कि खुसूसन एफएससी साइंस, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तकरीबन 3% मार्क्स उनको ग्रेस दिए जाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। लेकिन जब हम इस तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं उसके असरात दूसरे स्टूडेंट्स पे भी बढ़ते हैं। खुसूसन अगर बात की जाए मुल्क में ए लेवल्स करने वाले बच्चों की, जो कि फिर कोशिश करते हैं कि मुल्की की नामवर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिला हासिल कर सकें। इसी इशू को हाईलाइट किया, रेज किया, मुझसे राब्ता किया ऑन ट्विटर अहमद बाजवा ने, जो कि भावलपुर से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हाईलाइटिंग दिस। जी नहीं, आपने मुझे हाईलाइट किया, उसको परस्यू किया, फॉलो किया। मैं चाहूंगी कि अपने तरीके से ही अहमद मेरे व्यूअर्स को बताएं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन, और ये 3% ग्रेस मार्क्स अगर एफएससी मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को इससे क्या नुकसान हो सकता है या क्या इम्पैक्ट आ सकता है?
اچھا اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 3% گریس مارکس سے یہ ہوگا کیونکہ اے لیولز کو یہ مارکس نہیں ملنے ہیں. تو ہمارے پاس پہلے ہی کوئی 10 سال سے ایک پالیسی چل رہی ہے IBCC کی جس کے اندر ہمارے جو میکسیمم مارکس ہیں وہ 990 آؤٹ آف 1100 ہے, مطلب 90%. ایون اف وی اسکور 95% ہمیں 90% ہی ملتے ہیں یہاں پہ. تو اس سے یہ ہوا ہے تقریباً 10 سال میں کوئی 10% میرٹ بنا بڑھا ہے, لیکن اس میں کوئی چینج نہیں آئی. فردر مور اب اس سال کیا ہوا ہے کہ اس میں ایڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ 3% ایکسٹرا مارکس ہر FSC کے بچے کو دے دیا ہے. اس سے کسی FSC کے بچے پہ کوئی افیکٹ نہیں آیا. میرے خیال سے اٹ واز جسٹ اے پبلک اسٹانٹ جس میں آپ دیکھیں کہ اگر جس کے 90% تھے اس کے 93 ہوئے ہیں, تو جس کے 93 تھے اس کے بھی 96 ہو گیا, مطلب کہ رینکنگ سیم ہے. The only effect that it will have, جو اس سے صرف ایک فرق پڑے گا وہ میرٹ کے اوپر پڑے گا جو میڈیکل کالجز کا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک انسپیسیفائڈ بالکل میں اس کو مزید اپنے ویورز کے لیے واضح کر دوں کہ آل ٹوگیدر مارکس ہوتے ہیں 1100 اور اس کے اندر سے میکسیمائز کر دیے گئے ہیں. جب ایکویویلنسی بنانی پڑتی ہے, ایکویویلنس سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ FSC یا ہمارا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ایکویویلنٹ اپنے مارکس شو کر سکیں. دس سرٹیفکیٹ از نیسسری اگر وہ کسی بھی پروفیشنل کالج میں پارٹیسپیٹ یعنی اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے کہ پہلے ہی آپ نے کیپنگ لگائی ہوئی ہے کہ ایک بچہ A اسٹار ہی کیوں نہ لے لے, اس نے پوری دنیا میں ڈسٹنکشن کیوں نہ حاصل کی ہو. جب وہ ایکویویلنس بناتا ہے پاکستانی سسٹم کے حوالے سے تو اس کو مارکس دے دیے جاتے ہیں 90%, یعنی وہ مختص کر دیا جاتا ہے 90% کے بریکٹ کے اوپر. آن دی ادر ہینڈ FSC کے اسٹوڈنٹس کا ایک مارک 1% کاؤنٹ ہوتا ہے. تبھی احمد اس کوشچن کو ریز کر رہے ہیں کہ اگر آپ 3% گریس مارکس FSC اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے فردر ڈس ایڈوانٹیج فار اے لیول. کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں کو انکریج کرنے کے اور طریقے نہیں ہو سکتے؟ یہ اسٹوڈنٹس جو پورا سال محنت کرتے ہیں اپنے اے لیولز ایگزام کے لیے, ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پاکستان کو, ایک انٹرنیشنل ایگزامینیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بہترین مارکس لیتے ہیں, تو ہم ان کو اس وقت ڈس اپوائنٹ کیوں کر رہے ہیں, ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, آف کورس ایک سیاسی سرگرم کارکن بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوشبخش شجاع صاحبہ. خوشبخش صاحبہ, آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ لوکل سسٹم کے بچوں کو گریس مارکس دینا ان دس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ایک طرح سے اچھا جیسچر تو ہے, لیکن پھر یہ فردر ڈس ایڈوانٹیج کریٹ کرتا ہے میرٹ کے لیے, کمپٹیشن کے لیے. کیا کہیں گی آپ؟ سدرا تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے. اس وقت بہت بڑا کنفیوژن ہے, بہت ہی بڑا کنفیوژن, خاص طور سے ہم لوگوں کو جو ادارے رن کر رہے ہیں, پھر پیرنٹس اور پھر بچے. ہمارا پورا تعلیمی نظام ہل گیا ہے. دیکھیں ساری دنیا میں کووڈ-19 آیا ہے, صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا, امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی, ہر جگہ اس وقت تو دنیا کے چپے چپے میں. آپ کو کہیں بھی ایجوکیشن پہ اس قسم کی بحث و مباحثے کہیں نہیں ملیں گے. یہ صرف اور صرف ہمارا ملک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف قسم کے نظام تعلیم رن کر رہے ہیں. ایک طرف او لیول اے لیول چل رہا ہے, تو ایک طرف گورنمنٹ اسکولوں کا میٹرک اور فیڈرل بورڈ چل رہا ہے, ایک طرف صوبائی گورنمنٹ کا اپنا بورڈ چل رہا ہے. تو ہم اس سے بہت بری طرح جو افیکٹ ہو رہا ہے ہمیں, مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ کووڈ-19 سے تو شاید ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے, اللہ معاف کرے, کہ اس کووڈ-19 کے جانے کے بعد ہمارا تعلیمی نظام لاکھوں بچوں کی اگلی نسلوں کے پرابلمز لے کے کھڑا ہو جائے گا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہ دیکھیے اس کے کچھ آفٹر افیکٹس ایسے ہیں کہ کچھ تو پازیٹیو ہیں اور کچھ نیگیٹو ہیں. اس میں یہ کہ آپ نے میٹرک کے بچوں کو ٹھیک ہے کچھ مارکس دے دیے اور گریس مارکس سے ان کو آگے لے گئے. یہ علیحدہ گفتگو ہے کہ ایگزام نہ دینا, گھر میں بیٹھے بیٹھے پاس ہو جانا. میں نے میٹرک پاس کیا ہے, مجھے پتا ہے میٹرک کا وہ ایگزام, راتوں کو وہ جاگنا, اپنے رزلٹ کا انتظار کرنا, فرسٹ ڈویژن آنے پر اچھے اسکول میں داخلے کے لیے تڑپنا اور ارمان رکھنا, یہ سارا کچھ جو ایک جذباتی اور نفسیاتی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا ہے. یہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن آپ نے بالکل وجہ کہا, آپ جب دو سسٹم کام کر رہے ہیں تو ایک سسٹم دوسرے سسٹم کو اوور لیپ کر جاتا ہے. ایک جگہ دیکھیے کہ جہاں او لیول اور اے لیول کا بچہ آ کے کھڑا ہوتا ہے, وہاں میٹرک کے بچے کو تو ان آفسوں میں
एंटर होने की इजाजत नहीं होती, और जहाँ ओ लेवल और ए लेवल का बच्चा आता है वहाँ जाहिर है कि मैट्रिक का बच्चा नंबर 2 हो जाता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो। अब इधर ये मसला आन पड़ा है कि अगर मैट्रिक के बच्चे को आप इतने मार्क्स दे के आगे ले आएंगे तो ओ लेवल और ए लेवल का बच्चा कहाँ खड़ा होगा जाकर। तो हमारा जो सिस्टम और निज़ाम है वो भी इस वक्त एक्सपोज हो गया है सही मानों में, और ये कोविड-19 बहुत सी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है। हमारा आप देखिए सिद्रा, मुझे इतनी हैरत होती है कि आप कोई दुनिया का टीवी खोलें उसमें कहीं भी तालीमी निज़ाम के ऊपर ये नहीं हो रहा है। आपकी ये बात क्योंकि डायरेक्ट इस वक्त इफेक्ट हो रहा है अहमद, बिकॉज आई कैन जज फ्रॉम इट। इसने जब मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट किया कि प्रोबेबली मेडिकल में जी बिल्कुल अहमद, क्या फिर आप चाहते हैं, यानी इतनी मेहनत की है साइंसेस के सब्जेक्ट्स के लिए, एग्जाम्स की तैयारी हुई है, ये अगर इसी तरह रहता है एफएससी के बच्चों को 3% मिलता है, आपका क्या मुतालबा है? क्या आपकी कहीं कोई सुनवाई है? क्या जब आप कैम्ब्रिज बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आपने उनको हाईलाइट किया है? इज समबडी स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ? इसमें जो इंटरेस्ट हो रहा है वो सिर्फ ए लेवल्स के साथ नहीं हो रहा। जो हमारे साथ में ट्विटर पे जो लोग हैं उसमें से कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्रूव कर रहे थे एफएससी, जिन्होंने एक साल अपना जाया किया, अब उनको भी कोई मार्क्स नहीं मिल रहे। मतलब आप एक साल जाया करते हैं टू गेट इनटू मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, और एक जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको 3% एडवांटेज दिया जा रहा है, तो ये उन पे भी इफेक्टेड है। लाइक आई वांटेड टू शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो इसमें हम लोगों को जो इफेक्ट हो रहा है वो ये है कि हमने जो इशू रेज करने की कोशिश की, शफकत महमूद साहब से कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन नॉट, आई थिंक स्टूडेंट्स का इतना हक है तो हमारे मिनिस्टर हैं, कम से कम हमें ये जवाब तो दे दें कि ये पॉलिसी है, ये नहीं चेंज होगी, क्या होगा, क्या इसका होगा। हम ये अब चाहते क्या हैं, उसकी चाहते हम ये हैं कि इस टाइम ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंस बनानी है उसके अंदर भी आप 3% इक्वली ऐड कर दें ताकि एक इक्वल बैलेंस्ड फील्ड हो जिसके अंदर हम मुकाबला कर सकें। सबके लिए ग्रेस मार्क्स हो, यानी अगर आप एक किसी तबके को जिस तरह कहा कि एक सिस्टम को आप एडवांटेज ना दें, अगर आपने देना है तो ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अच्छा अहमद, एक चीज जानना चाहूंगी कि आप ए लेवल्स प्राइवेटली दे रहे हैं या किसी पब्लिक प्राइवेट स्कूल के थ्रू दे रहे हैं? नहीं, मैं जो है ए लेवल्स पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ, भावलपुर से। इस वक्त ऐसी फिजा लगती है कि ऑल थ्रू आउट, जिस तरह हमने पिछली बहस में भी आपको शामिल किया था, कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस पब्लिक स्कूल हो गया है। हमने देखा कि जो लोकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल सिस्टम हो, फेडरल सिस्टम हो, उसकी सुनवाई के लिए तो सेक्रेटरी भी होते हैं, उनके ओहदेदारान भी हैं जो उस बिहाफ पे बात कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे लाखों हजारों की फीस दे के प्राइवेट स्कूल से ए लेवल्स इसलिए कर रहे हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक बेहतर निज़ाम तालीम से तालीम हासिल करें, उनको हमने बिल्कुल विलेनाइज कर दिया है अपने माशरे में, एज इफ उनकी खता है कि वो बेहतर तालीम की तरफ जाना चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगी, क्यों सुनवाई नहीं है प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की एट दैट लेवल? देखो सिद्रा, सारी दुनिया में प्राइवेट स्कूल मुख्तलिफ होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल एक मुख्तलिफ सिस्टम में होते हैं, और ये पैरेलल चलते रहते हैं। ये दो दरिया हैं जो साथ साथ बहते रहते हैं। एक का पानी बजाय मीठा लग रहा होता है और एक का खारा लग रहा होता है, लेकिन ये दो दरिया साथ साथ चलते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक सिस्टम जो हमारे मुल्क से चल ही नहीं रहा, ये तो बच्चे यहाँ रह रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी का एक तरह से इनका स्टेटस हो जाता है, क्योंकि ये बाहर से इनके एग्जाम होते हैं, इनका ताल्लुक ही नहीं होता है, इनका एम्बेसी से ताल्लुक होता है, इनका यहाँ की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के इदारों से, गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री से इनका ताल्लुक नहीं होता। तो बेटा ये कहना कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ तो समझ लीजिए कोई ज्यादती यहाँ की गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती ना। गवर्नमेंट का उसमें क्या ताल्लुक हो गया, वो बेचारे तो पूरा ऑन दी होल जो पूरी दुनिया का सिस्टम है उससे इफेक्ट हो रहे हैं। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, मेरी छोटी सी, अगर सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, वक्त मेरे पास कम होगा। कहने का मकसद ये है कि हर ओ लेवल्स ए लेवल्स करने वाला बच्चा मुल्क से बाहर जाके आला तालीम हासिल नहीं करता। एक बहुत बड़ा नंबर है ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों का पाकिस्तान में ही रहकर प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, और वहां पे ऐसा लगता है कि उनके लिए अनड्यू बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। पहले कहा गया कि HEC से आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लाएं, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट पे एक हद मुकर्रर कर दी गई कि चाहे आप 98% मार्क्स क्यों ना ले लें, आपको इक्विवेलेंस में 90% दिखाया
جائے گا. اور اب یہ مزید بات, میرا کہنے کا مقصد ہے ان کے بہاف پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا. یہ لاز, یہ پالیسیز بن جاتی ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو, ان کا انٹرسٹ سیو کرنے کے لیے کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ بیٹا میرا, آپ ایک بات مجھ سے غور سے سنیے. ساری دنیا میں ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ منگایا جاتا ہے. جو بچے وہاں سے یہاں آ کر تعلیم کر سکتے ہیں اور یہاں سے واپس جاتے ہیں, وہ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ وہاں مانگا جاتا ہے. تو دنیا میں یہ سارا سسٹم چل رہا ہے, پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان نے شاید اب مانگ لیا ان سے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب دو سسٹم چلیں گے تو کلیش ہوگا, ٹکراؤ ہوگا. سارا مسئلہ ہمارے یہاں نظام کی خرابی کا ہے, اور یہ بچے معصوم اس میں پس رہے ہیں, چاہے وہ اے لیول او لیول کے, بلکہ میٹرک کے بھی. میں تو ان کی بھی بات کر رہی ہوں جو بچے یہاں کے نظام تعلیم میں ہیں. آپ سوچیے ان کا بھی سسٹم کتنا خراب ہو گیا. تو ہمارے یہاں کیونکہ نظام سنبھالنے والے لوگ نہیں ہیں, لہذا وہ دیکھیے کرائسس مینجمنٹ ہی تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور کرائسس میں تو پتہ چلتا ہے کہ قومیں آ کے کھڑی کدھر ہو گئی ہیں. رینوویشن کی ایک طرح سے پورے سسٹم کو ضرورت ہے. ہمیں سسٹم کے اینڈ میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر سرونگ دی اسٹوڈنٹس. بہت بہت شکریہ خوشبخش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. احمد, آئی ہوپ دیٹ ہمارے ذریعے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سنوائی اس کی ضرور ہو. اگر آپ کوئی بھی گریس مارکس دیتے ہیں تو وہ اکراس دا بورڈ ہونے چاہیے. ایک سسٹم کو دوسرے پہ حاوی ہونے کی یا ایک سسٹم کو دوسرے پہ فائدہ دینے سے میرٹ کا نقصان ہوتا ہے, میرٹ کی مات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, تھینک یو ویری مچ. ہم نے پروگرام میں بہت سارے اہم ایشوز کو اٹھایا, خطے کی صورتحال پہ بھی نظر ڈالی, لیکن خاص طور پہ میرٹ کو مات نہیں ملنی چاہیے. اس وقت ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہیں. اسٹوڈنٹس ہیو بین کانٹیکٹنگ می. اگر آپ بھی کسی مسئلے کو فیس کر رہے ہیں, بے شک آپ اس پورے سفیر میں کوئی بھی آپ کا رول ہو, آپ ایک اسکول ہوں, ٹیچر ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, پیرنٹ ہوں, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے سارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ @SidraIqbal یو کین سینڈ می واٹ از یور پرٹیکولر پرابلم. ہمارے ساتھ آج موجود ہے احمد باویجا فرام بھاولپور, جو کہ ایک میڈیکل سبجیکٹس کو کور کر رہے ہیں ان ہز اے لیولز. اینڈ ہز پلی واز کہ FSC کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو گریس مارکنگ اس ایکسٹرا آرڈینری سچویشن میں اناؤنس کی گئی ہے, وہ اے لیول اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج بن سکتی ہے. تو ایسی کوئی بھی اناؤنسمنٹ, ایسی کوئی بھی گریس مارکنگ اکراس دا سسٹم, اکراس دا بورڈ اپلائی ہونی چاہیے, تاکہ ایک سسٹم کو دوسرے سسٹم پہ کوئی فوقیت نہ ہو اور میرٹ کا بول بالا ہو. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں. سب سے پہلے ذرا آپ کو ابھی بھی, یعنی اتنی ذی شعور پڑھی لکھی عوام بھی ہمارے درمیان موجود ہے, جو ظاہر سی بات ہے محنت کر رہی ہے, آگے بڑھنے کے لیے دن رات کوششیں کرتی ہے, اپنے بچوں کو بہترین پڑھاتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کرونا سے ریلیٹڈ جو ہماری اویئرنیس کیمپینز چل رہی ہیں, اس کو ابھی بھی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ اتنے سینکڑوں لوگوں کی بیمار ہو جانے کی خبریں آ رہی ہیں, وینٹیلیٹرز کی کمی, دوسرے مواقع جتنے جو بوجھ ہیں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے, لیکن ان کا رد عمل دیکھنے والا تھا. اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی لوگوں کی کیا رائے ہے, پبلک اوپینین کیا ہے. لیٹس ٹیک اے لک. بالکل ہے کرونا وائرس, میری تو اس میں پازیٹیو رائے ہے. میرا تو ماننا یہی ہے کہ ہے, لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں ہے. کرونا وائرس کو کووڈ-19 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ CO اسٹینڈس فار کرونا, VI اسٹینڈس فار وائرس اینڈ D اسٹینڈس فار ڈیزیز. اور 19 یعنی کہ 2019 26 دسمبر 2019 کو وائرس وجود میں آیا, اور یہ نام بھی جنوری میں جا کے ڈسکور پراپرلی کیا گیا تھا. بھائی کرونا وائرس کا جو ہے وہ 50% تو ہے, یعنی کہ 50% گورنمنٹ پریشرائز کی ہوئی ہے, باقی 50% ہے کہ کرونا ہے. یار کووڈ-19 تو اس کا نام دیا گیا ہے نا ایک, اس کا بیسیکلی تو مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں کہ کیوں اس کو نام دیا گیا, لیکن ہے کووڈ-19 کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. یار کووڈ-19 بیسیکلی یہ ایک وائرس ہے جو بھی بڑا مشہور ہوا ہے کراچی پاکستان میں. بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. کووڈ-19 کو یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا اس کا نام کووڈ-19 ویسے رکھا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے نام رکھنے کی, لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت مشہور ہوا ہے. کرونا وائرس پاکستان میں نہیں ہے, یہ سب افواہ بنا رکھی ہے. کرونا وائرس
एक बीमारी है, एक वायरस है, नज़ला और जुकाम, एहतियात ज़रूरी है, ख्याल रखना ज़रूरी है। कोरोना वायरस तो है इलाके में, कोरोना वायरस है लेकिन कोई तमामीर, कोई इजाज़त नहीं है और कोई बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहा इसके ऊपर। आवाम बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही, इसकी वजह से मज़ीद कोरोना फैलता जा रहा है। जी जनाब, जरताज गुल साहिबा के बयान के बाद लोगों ने फाइनली सोचना शुरू किया कि कोरोना वायरस को कोविड-19 कहते क्यों हैं। और इसी में आपने देखा होगा कि एक साहब ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 में डिस्कवर हुआ था और इस नाम के बारे में भी आप बताते चलें कि 11 फरवरी 2020 को इसका नाम रखा गया। तो ये बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों को जानें। इसमें कोई 19 नकात नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई 19 नकात के जरिए इसका हल तलाश करने की बात नहीं की जा रही। लेकिन जो लोग इससे गुजरे हैं, यकीनन उनकी जो स्ट्रगल है, हम इसके बारे में बात करते रहे हैं। एंड आई थिंक दोज आर द बेस्ट पीपल टू पुट द स्ट्रेसेस अवे। यानी अगर आपसे कहा जाए कि ये बताया जाए कि क्या गुजरती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिन पे बीती है दे कैन टेल यू द बेस्ट। और हम आपको ये बता सकते हैं कि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक शो बिजनेस से है, जिनका ताल्लुक पब्लिक स्टैंडिंग से है, जिन्होंने खुद इसको सहा है। वन ऑफ दोज पीपल इज ऑफ कोर्स मारिया मीमन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, साथ ही जर्नलिस्ट हैं। आप इनका शो करते हुए देखते हैं ARY में, और सबको ये पता चला कि आमतौर पर 14 दिन की आइसोलेशन होती है, लेकिन इनका दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया था एंड शी वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ 21 डेज ऑफ आइसोलेशन। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो गई हैं, अपना शो भी रिज्यूम कर लिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो जाने की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रही हैं, लोगों से क्या शेयर करना चाहेंगी, खुसूसन जब 21 दिन की कैद तन्हाई आपने गुजारी है? तबीयत जी मेरी बिल्कुल बेहतर है और मैं जो हूँ 24 दिन हो चुके हैं। 21 दिन के बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था। थोड़ी सी खांसी है, एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा है, थकावट बहुत ज़्यादा है। तो तमाम डॉक्टर से बात की है, उनका कहना है कि अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा, 1-2 हफ्ते और लगेंगे। तो नथिंग टू अलार्मिंग, लेकिन शुक्र है द वर्स्ट इज ओवर। मुझे बताएं द वर्स्ट इज बिहाइंड यू, लेकिन जब इंतजार कर रही थी कि ये वक्त गुजर जाए और उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएं, तबीयत में बहाली महसूस कर रही थी, या लोगों को क्या मशवरा देंगे जब सिम्टम्स इतने सिवियर ना भी हों, तो व्हाट इज इट दैट यू गोइंग थ्रू? जी सिद्रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कुछ लोगों का 7 दिन के बाद नेगेटिव आ जाता है, कुछ का 14 दिन के बाद, कुछ का 21, कुछ का 28। 14 दिन के बाद मैंने टेस्ट कराया, बड़ी खुश थी कि उफ अब मैं बाहर निकलूंगी इस आइसोलेशन से। लेकिन मुझे पता चला कि जी मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है। मैंने डॉक्टर से बात की, कुछ ने कहा जी 14 दिन के बाद आप जो है इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इट्स ओके कि आप आइसोलेशन से बाहर आ जाइए। कुछ ने कहा कि अभी ये थ्योरी नहीं है, तुम इसके बारे में इतना श्योर नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि सिंस वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट, तो 4 दिन में मजीद आइसोलेशन में रही। 20वें दिन मैंने दोबारा टेस्ट कराया और अल्लाह के फजलो करम से वो नेगेटिव आया। उसके बाद मैं बाहर निकली। मैं शहरियार अफरीदी साहब की ट्वीट पढ़ रही थी, वो 24 दिन के बाद, उनका गालिबन या 28 दिन के बाद नेगेटिव आया, तो उतने अरसे उन्होंने आइसोलेट किया है। अच्छा, अब इसमें बड़ी कंफ्लिक्टिंग बातें हैं, कोई रिसर्च बहुत श्योर नहीं है। तो मैंने अपने तय ये फैसला किया कि मैं जो हूँ इंतज़ार करूँगी टेस्ट नेगेटिव आने का, और मैंने किया और अल्लाह का शुक्र है फाइनली फिर वो टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया। देखिए, इस बात पे थोड़ी सी वजाहत करनी चाहूंगी। आई वांट टू पिक अप ऑन व्हाट मारिया हैज जस्ट सेड। इन्होंने कहा कि जब आप आइसोलेशन में होते हैं, ना सिर्फ आप अपनी एहतियात कर रहे होते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की एहतियात भी कर रहे होते हैं। सिम्टम्स अल्लाह ना करे कि आपके ज्यादा सवेर हों, लेकिन आइसोलेशन इसलिए अहम है ताकि आपकी वजह से ये मर्ज किसी और को ना लगे। लेकिन क्या ये नेगेटिव टेस्ट कराना जरूरी है? कहने का मतलब ये कि अगर आपको पता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, 14-15 दिन के बाद जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए आप बाहर ना निकलें, क्या ये अहम है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी ऑफ द इंडस हॉस्पिटल इन द forefront of fighting COVID-19 in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और अल्लाह ताला आपको भी सेहतियाब रखे। You are an asset right now for us. भाई साहब, थोड़ी मुझे बताएं कि सिचुएशन क्योंकि हर दफा बदलती जा रही है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पहले टेस्ट कराना, फिर उसके बाद जब तक वो टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए आइसोलेशन में रहें। ये किस हद तक दुरुस्त है, जरा लोगों को समझाइए प्लीज। सिर्फ बात ये है कि देखें, ये जो अभी मारिया ने भी कहा कि उनका 14 दिन के बाद और फिर कुछ लोगों का
22 दिन के बाद पॉजिटिव आया। हमने पिछले महीने ये चीज हो रही थी और मैक्सिमम जो लोगों ने दुनिया में देखा कि ये 42 डेज तक भी पॉजिटिव आता रहा। थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन ये कर दूं कि ये PCR जो होता है ना, जो टेस्ट करता है, ये वायरस के RNA को टेस्ट करता है, ठीक है, जो कि इसका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो उन्होंने जब देखा कि ऐसे लोग जिनको बहुत दिनों तक पॉजिटिव आ रहा था, तो उन्होंने फिर वायरस को ग्रो करना शुरू किया 7th डे पे, 5वें दिन पे, 7वें डे पे, 7वें दिन पे मेजॉरिटी वायरस ग्रो नहीं किया, तो उसका मतलब है वायरस डेड हो गया, ठीक है। तो वो अब स्प्रेड नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो है ना, इसका मकसद ये, क्योंकि आप जब 7th डे पे भी या 10 डे पे भी जिनके पॉजिटिव आ रहा है, RNA जो है वो लाइव वायरस में भी होता है और डेड वायरस में भी होता है, यानी उसकी मौजूदगी की निशानदेही कर रहा है, लेकिन क्या उसमें ये बहुत बाकी है कि वो दूसरे को इम्पैक्ट कर सके, तो वो बड़ा अहम होता है। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि 7 दिन पे ये मर जाता है वायरस, और ये पॉजिटिव आ सकता है कुछ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर गाइडलाइन चेंज हुई और उन्होंने कहा कि जो जिनको सिम्टम्स ना हो और वो पहले पॉजिटिव टेस्ट के बाद 10 दिन के बाद वो आइसोलेशन को ब्रेक करके नॉर्मल अपने वर्क में आ जाएं, ठीक है। और अगर किसी को सिम्टम्स हैं और बुखार है, खांसी है, तो वो उनके जब सिम्टम्स खत्म हो उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो आइसोलेशन को खत्म करें। ये पॉलिसी CDC जो है ना, सेंट्रल लैब है वहाँ US की, वहाँ पर अटलांटा में, उन्होंने फिर ये स्टडी करने के बाद ये गाइडलाइन। डॉक्टर बारी, इसका कहने का ये मकसद हुआ कि अगर आपका आप अपने सिम्टम्स पे रहें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट करवा के ये आइसोलेशन खत्म करें। जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएं, आप अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। सिम्टम्स खत्म होने के 3 दिन बाद जिनको सिम्टम्स हैं, और जिनको सिम्टम्स नहीं है वो पॉजिटिव टेस्ट के 10 दिन बाद अपने आइसोलेशन को खत्म करके नॉर्मल में आ जाए। इसमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनकी एग्जेम्पशन, जिनको टेस्ट कराना जरूरी है। उनमें एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स, और दूसरे जो हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनको मतलब रीनल डायलिसिस के ऊपर हैं या कैंसर की ट्रीटमेंट पे, और तीसरे वो लोग जो कि कॉन्ग्रेगेशनल होते हैं, जहाँ पर जैसे हॉस्टल्स हो गए, ओल्ड होम्स हो गए, या वहाँ वाले लोगों में उनका फिर नेगेटिव हो के उनको निकलना चाहिए। इनके अलावा बाकी सबको जो है ना, आम जो कि 90% है, वो लोग अपना आइसोलेशन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर बारी, लेकिन साथ में हम ये भी लोगों को बताते चलें कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जैसे अगर हम अपनी ही नेटवर्क्स की बात करें, खुदा ना खासा अगर किसी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में कोई भी शख्स पॉजिटिव होता है, तो शायद उनका शुमार भी कॉन्ग्रेगेशनल लिविंग में तो नहीं, लेकिन कॉन्ग्रेगेशनल लाइफस्टाइल में आता है। लेकिन एक और चीज ऐड कर दूं, जी एक और ऐड कर दूं, देखिए आपको जब आप नेगेटिव हो गए या इस नई गाइडलाइन के मुताबिक निकल गए, एहतियातें आपने वैसी ही रखनी है, क्योंकि मास्क पहन के रखना है, अपने हाथों को साफ रखना है, या आपने रखना है, क्योंकि अब जो है ना, इस वायरस में पहले ये लोगों का कॉन्सेप्ट था कि जी ये दोबारा इन्फेक्ट नहीं करेगा, आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऐसा होने लगा है, और फिर दुनिया में भी जो है ना, डॉक्टर बारी, इसलिए कि हम ब्रेक के बाद जरा सी डिटेल में जरूर बात करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ ही रहें। मारिया, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि ये पहले तो पता चला कि 14 दिन में कैद खत्म होने वाली है, लेकिन वो 24 दिन तक जब बढ़ जाती है, व्हाट वर यू डूइंग विद योरसेल्फ? पहले तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया में खुद अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट कर रहे थे, शो भी घर से किए। हाउ वाज दिस आइसोलेशन पीरियड फॉर यू? जी सिद्रा, बड़ा मुश्किल वक्त होता है जी। शुक्र है मेरे बाकी सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे, मेरे जिस्म में तकलीफ और कुछ और जैसे कहते हैं ना, सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल्स ठीक थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरा जो फाइट थी, सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेरा चैलेंज था, वो सारा मेंटल और साइकोलॉजिकल टोल का था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है वो तो बना ही नहीं है किसी से अलग रहने के लिए। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, जो भी आपका अपना साइकिल है, ह्यूमन टच ना होना एक बहुत बड़ी ये एक मेंटल अजियत है। इसका हमें रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन पहली दफ़ा मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इंसान की कोई भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपकी औलाद है, पेरेंट्स हैं, खावंद हैं, बीवी है, बहन भाई हैं, हर किसी का एक अपना ये एक एफिलिएशन होती है। बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, हमें बिल्कुल अंदाजा है कि ये मुश्किल होगी। मेरे ख्याल में कैद तन्हाई एक पनिशमेंट के तौर पे, एक टॉर्चर के जरिए के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि ऐसी काल कोठरी में डाल देना जहां आप किसी से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते।
ये बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों को अहमियत दें, लेकिन एहतियात लाज़िम है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये इंसानी तारीख में पहली दफ़ा है कि इंसान जो बीमार है उसने भी अपने आप को आइसोलेट करना है और जो सेहतमंद है उसने भी अपने आप को आइसोलेट करना है। तो आई थिंक दैट्स द चैलेंज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल ब्रिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर बारी ऑफ द इंडस हॉस्पिटल और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फरहान ईसा भी। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम वंस अगेन। देयर सो मेनी मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन दैट सराउंड्स अस। सबसे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की आइसोलेशन को किस वक्त तोड़ना चाहिए। अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, यानी आपको गहरे असरात उसके नजर आ रहे हैं, नज़ला है, जुकाम है, बॉडी एक्स है, सर में दर्द है, तो आपकी ये सिम्टम्स खत्म हो जाने के 3 दिन बाद, अगर आप टेस्ट नहीं भी कराते तो कम से कम 3 दिन के बाद। दूसरी तरफ अगर सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं तो फिर आप उस वक्त भी अपने आप को 10 से 11 दिन दीजिए और उसके बाद आप आइसोलेशन को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। यकीनन वो लोग जिनकी दूसरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर जिसने मजमे में ग्रुप्स टीम्स में जाके काम करना है या उनका रहना किसी हॉस्टल में है, किसी ओल्ड एज होम में है, उनके लिए टेस्ट कराना लाजमी है। भाई साहब, एक और चीज की वजाहत चाहूंगी कि लोगों ने कहा कि अगर खुदा न खासा आपका कोविड-19 के मरीज का इंतकाल हो जाता है, वो जान बहक हो जाता है, तो उसके बाद क्या SOPs है। पहले तो ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल था। इंतजामिया से कोई आता था, सर्टिफिकेट देता था, फिर उसके बाद आप डेड बॉडी ले जा सकते थे। कुछ खास कब्रिस्तान मुख्तस किए थे जहां उनको सुपुर्द खा किया जा सकता था। मुमानियत थी कि कितने लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं जनाजे में। अब ये कतरे आसान बना दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। पर हमने पहले जो है ना एक स्टिग्मा बन गया था, लोग आते नहीं थे, और फिर हमने उसकी पूरी स्टडी करने के बाद ये किया गया कि जी नई गाइडलाइंस हुई, जिसके बाद आपके बाद हमने देखा कि जब आप इनको गुस्ल देने के लिए एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना जरूरी है। और अगर कोई, हमने ये भी कहा कि अगर फैमिली मेंबर चाहता है कि वो गुस्ल करवाए तो उसको भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के वो शामिल हो सकता है। और ये ट्रेन लोग थे तो हमने डिफाइन ईदी है, अपने छिपा वाले हैं, इन लोगों को कह दिया था कि ये लोग कराएंगे। उसके बाद जब उसके बाद कफन बनाने के बाद, क्योंकि वो सारे ऑरिफिसेस को प्लग कर देते हैं, उसके बाद कोई ऐसा वायरस, क्योंकि यूजली ये खांसने से आप निकलता है, बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो वो जब साफ हो गया तो वो बिल्कुल क्लियर क्लोरीनेटेड वाटर से ये होटल दिया जाता है। उसके बाद जब कफन बनाने के बाद ये बॉडी हवाले कर दिया जाता है उनके, और फिर फैमिली नॉर्मल तरीके से जैसे लोग देखते हैं, फिर इसी तो नॉर्मल कब्रिस्तान में, कोई स्पेसिफिक कब्रिस्तान में, अपने कब्रिस्तान में जहाँ भी करना चाहें वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इन्फेक्टिव नहीं रहा बॉडी। सही। डॉक्टर फरहान, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि कई हमने लोगों से बात सुनी, ऑनलाइन इस पे बात की जा रही थी कि वो अपने प्यारे की मैयत की आखिरी दीदार भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 ओनली। उसमें क्या कोई रद्दोबदल आया जिस तरह के डॉक्टर बारी कह रहे हैं? डॉक्टर बारी जो बात कह रहे हैं वो क्या है कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अब उनको बरी किया जा सकता है। असल में हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएट्स हैं ना, उन्होंने असल में बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूजन फैलाई हुई है। बेसिकली बरियल से ज्यादा जो है वो अभी तक जो है एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो किसी को बताना नहीं है, बल्कि नॉर्मल बिहेव करना है, बल्कि लोगों से मिलते जुलते भी रहना है, और हम मास्क पहन लेंगे तो किसी को लगेगा नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो लिविंग लोग कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है और उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। इंतकाल के बाद जिस तरह से डॉक्टर बारी ने बताया कि जो गुस्ल देते वक्त ज़ाहिर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना जरूरी है, क्योंकि चींटे उड़ेंगे और वो नाक में जा सकते हैं, आंखों में जा सकते हैं। तो उसके अलावा जो है जब बॉडी धुल जाती है और उसको कफन पहना दिया जाता है तो वो नॉर्मल तरीके से उसको बरी भी किया जा सकता है, उसका दीदार भी किया जा सकता है। सही। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि कुछ बीच में अफवाहें चल रही थी कि हॉस्पिटल्स इस बारे में बहुत ज्यादा एक तो महंगे हैं, इखराजात हैं, अगर आपके कोविड-19 के पेशेंट का
انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد جب تک آپ اپنے واجبات کلیئر نہیں کرتے اور مزید اس کے اوپر کچھ اور اخراجات بھی ڈال دیے جاتے ہیں ان ٹرمز آف کہ اس کو اس طریقے سے اس کو غسل دینا, اس کو تیار کرنا میت کو, تو یہ بڑا ایک مہنگا طریقہ بن جاتا ہے. اور جب تک یہ آپ اخراجات یا اپنے واجبات کلیئر نہیں کر دیتے ڈیڈ باڈی کو فیملی کے حوالے نہیں کیا جا رہا. اس بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہے ڈاکٹر فرحان؟ دیکھیں دو طرح کا اس وقت علاج ہو رہا ہے. اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں اور کراچی ظاہر میگا میٹروپولیٹن سٹی ہے جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے اور وہ ایک پاکستان کا ریپرزینٹیٹیو ہے, تو ایک ہے گورنمنٹ سیکٹر اور ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں جو کچھ ہی ہاسپٹلز ہیں جو کووڈ کا علاج کر رہے ہیں اور میں ان کو خراج تحسین دوں گا کیونکہ اس وقت بہت سارے پرائیویٹ 90% پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ کووڈ کے پیشنٹس کو لے ہی نہیں رہے ہیں اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو پہلے تو میں ان کی تعریف کروں گا جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کو لے رہے ہیں اور ان کا علاج کر رہے ہیں اور ظاہر وینٹیلیٹرز اور بہت ساری لوازمات ان کے پاس چاہیے. آپ نے جیسے بات کی ضرور اس کی کاسٹ ہے اور کاسٹ اس لیے ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ رہی ہوگی. اور گورنمنٹ انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ضرور سسٹم ہے کہ جب تک ان کے واجبات نہیں ادا کیے جاتے تو 70-80% ہاسپٹلز جو ہیں وہ ظاہر تھوڑی مشکل کریٹ کرتے ہیں باڈی کو لے جانے کے لیے. اور وہ شاید ان کا کہنا یہ ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل کلینک ایسوسیشن سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر یہ ان کے اپنے ایکسپینسز ہیں جن سے ان کو سیلریز دینی ہوتی ہیں اور دوسرے ان کے مسائل ہیں اور ان کے وینڈرز ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سیکنڈلی گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے, فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ نے, اور خاص طور پہ میں تعریف کرتا چلوں گا فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی کی, جس میں وہاں پہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بھی بن گیا ہے 140 بیڈڈ وتھ وینٹیلیٹرز اور بی پیپس وغیرہ جہاں پہ بالکل فری علاج ہو رہا ہے. میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور یہ ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جو مسکنسیپشن کے کنسیپٹس ہیں اباؤٹ ایکسپو سینٹر اور کراچی کے اور جس کے بارے میں 1200 بیڈڈ کا وہ بنا ہوا ہے, ادھر آئیں. اگر کسی کے اندر اپنے گھر میں آئسولیشن نہیں کر سکتے تو وہ ادھر آ کے ایڈمٹ ہوں اور فری ہے, ٹوٹلی وہ بالکل فری ہے, آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر فرحان, میں اس بارے میں آپ سے مزید بھی جاننا چاہوں گی کہ وہاں کیا فیسلٹیز ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا وی ہیڈ ون آف دی والنٹیئرز آن آور شو, پریش عدنان ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آگہی دی. لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ احتیاط ہم کرتے ہیں فول پروف نہیں ہوتا. پاکستان کے مائناز اینڈ فارموسٹ فیشن ڈیزائنر the founder of the house of امیر عدنان صاحب خود کووڈ-19 پازیٹیو ہو گئے تھے. انہوں نے جو احتیاط برتی, اپنا علاج کیسے کرایا, اس کی بڑی ڈیٹیل بلاگز وہ لوگوں تک دیتے رہے تاکہ کوئی مسکنسیپشن متس کو دور کیا جا سکے. آج ہم ویری ہیپی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ پہلا انٹرویو ہمارے پروگرام آج پاکستان کو دے رہے ہیں. السلام علیکم عدنان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. اور بہت خوشی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کیا. سب سے پہلے سوال یہی کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کووڈ-19 کے جو سمٹمز تھے وہ کتنے اگریسو تھے, یہ جو 14-15 دن آپ نے گزارے اپنے گھر میں ہی آئسولیٹ رہ کے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. پتہ لگا کہ کرونا ہوا ہے مجھے, کیونکہ مجھے تھکن محسوس ہوئی, میرے کاندھے میں اور بیک میں درد ہونے لگا اور سر میں درد تھا اور بخار تھا. تو پہلے جب رات کو مجھے محسوس ہوا میں سو گیا, اگلے دن صبح اٹھا تو دوا کھانے کے باوجود نہ بخار کم ہوا نہ سر کا درد کم ہوا. تو مجھے لگا کہ مجھے شاید کرونا ہے اور ہم نے ٹیسٹ کروا لیا. ٹیسٹ میں پازیٹیو آیا, میں نے اسی وقت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا جیسے مجھے سمٹمز محسوس ہوئے, اور ایک دن کے بعد رزلٹ آیا تو مگر میں آلریڈی آئسولیٹڈ تھا اور اس کے لیے جو اور کوئی مزید سمٹم نہیں تھے, مطلب شارٹ آف بریتھ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی, صرف بخار, سر میں درد, پیٹھ میں درد اور یہ بیسکلی تھی, اور تھکن بہت محسوس. جو لوگ ویسے عدنان کو جانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں آٹومیٹکلی ہی آلریڈی بلیوز ان ہیلدی لیونگ, تو یہ اپنی ڈائٹ کا, اپنے لائف اسٹائل کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ڈیورنگ دس پیریڈ اونلی انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا ایکسرسائز بھی کرتے رہتے تھے اور باقی چیزوں کا بھی دھیان رکھا. میں عدنان آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ احتیاطی تدابیر میں جو آپ نے لوگوں کو ایک تو وارن کیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, ڈیورنگ دا کوارنٹین یو ور آلسو ایکسرسائزنگ, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوا تھا, اپنے کپڑے خود دھو رہے تھے, مزید کیا لوگوں کو آپ صلاح دیں گے اس حوالے سے؟
आइसोलेशन में एक बहुत रेजिमेंटेड रूटीन मैंने फॉलो किया, जिसमें दिन में मैं 6 दफ़ा स्टीम लेता था, 6 दफ़ा गागल करता था गर्म पानी और नमक के साथ, वर्जिश करता था, अपने कमरे को खुद साफ करता था, अपने आप को बिजी रखने के लिए बिस्तर बनाता था, कपड़े धोता था, अपने बर्तन खुद धोता था। कोई भी चीज़ जो मेरे कमरे में दाखिल हो जाती थी, मसलन खाने के बर्तन वगैरह, वो बाहर नहीं जाती थी। 21 दिन तक मेरे कमरे में ना कोई दाखिल हुआ, ना मैं बाहर गया, ना कोई चीज़ मेरे कमरे से बाहर गई। ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये वायरस मेरे कमरे से बाहर तक ना जाए और किसी और को अफेक्ट ना करे। तो अपने आप को बिजी रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पॉजिटिव माइंड से अपने आप को इस पे रेजिमेंट के साथ खुराक अच्छी लें, वर्जिश करते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, तो आप जल्दी शिफा मिलेगा। तो इतनी ही स्ट्रिक्ट एहतियात करनी बहुत लाज़िम है, खुसूसन अगर आपके घर में बच्चे भी हैं और जैसे अमीर अदनान की बुजुर्ग वालदा इनके साथ रहती हैं, तो इट वाज रियली इम्पोर्टेंट टू बी विजिलेंट अबाउट इट। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम द इंडस हॉस्पिटल। आपकी एक ज़रूरी जूम मीटिंग है, आपको जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी फॉर बीइंग हियर। और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमीर अदनान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और डॉक्टर फरहान ईसा से भी कुछ की चीज़ें पूछते रहेंगे। खासतौर पर ये जो गागल का यहाँ पे जिक्र किया गया, बार बार गरारे करना, स्टीम लेना, शुरू में जब इस पे बात की जा रही थी तो बड़े मिले जुले तासुरात आ रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि हाँ ये करना चाहिए, जबकि ऑन द अदर हैंड सम पीपल थॉट दैट इट वाज अननेसेसरी। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा और अमीर अदनान। फरहान, आपसे ये पूछना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले अमीर अदनान ने भी कहा कि एक रेजिमेंटेड रूटीन को उन्होंने फॉलो किया ड्यूरिंग द आइसोलेशन जब वो कोविड पॉजिटिव थे, और इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने बड़ी हाईलाइट की कि उन्होंने स्टीम भी लेते रहे, गरारे भी करते रहे, गागल करते रहे। क्या इसका फायदा होता है एक कोविड-19 पेशेंट को? मैं बिल्कुल इनकी बात जो उन्होंने जितनी भी रेजिमेंट को फॉलो किया उसको सेकंड करूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा था कि इस पे मिले जुले रुझान थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि स्टीम लेने से डेफिनेटली फायदा होता है। और स्टीम जो है, अगर स्टीमर नहीं है और हम सिर्फ एक पतीले में गर्म पानी बॉईल करके जो है तौलिया से कवर करके भाप लेते हैं, तो स्टीम हमारी नाक में जाती है, साइनसेस में जाती है, गले में जाती है और अब लंग्स में जाती है। ये बहुत सारी चीजों को, इसकी हेल्थ को बेहतर करती है, ओवरऑल म्यूकोजा की लाइनिंग्स को बेहतर करती है, और हमारी लंग्स में भी एक गिर्द सी एक लेयर सी जमा हुई होती है ऑफ पोल्यूशन, ऑफ स्मोक, इसको डिसॉल्व करती है, जो कफ आउट भी हो जाता है, और ओवरऑल लंग की कंडीशंस को भी बेहतर करती है। ये जो वायरस है 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता, और इसके अलावा दूसरे भी जो जर्म्स हैं वो भी डैमेज होते हैं। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी को कोविड हो गया तो उसको दूसरी बीमारी नहीं हो सकती। तो ये ओवरऑल स्टीम का बहुत ज्यादा फायदा है। गार्गलिंग देन अगेन मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिस तरह से गरारे लेने चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 6 से 7 दफा लिए, बिल्कुल अच्छा किया। ही इज अ वाइज मैन। और मैं अपने हर प्रोग्राम में भी, जहाँ पे भी मुझे अवेयरनेस का सेशन मिलता है, मैं उनको सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दोनों चीजें करनी चाहिए, और ये दोनों चीजों का बिल्कुल फायदा है। डॉक्टर फरहान, मुझे ये भी बताइएगा कि इलाज क्या होता है अगर मिसाल के तौर पे आपकी कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो कोविड को और मजीद कॉम्प्लिकेट करे। अगर एक हेल्दी शख्स अचानक से कोविड पॉजिटिव हो गया है, हल्के फुल्के नॉन एग्रेसिव उसके अगर सिम्टम्स हैं, जिसमें बॉडी एक की बात करते हैं, फ्लू लाइक सिचुएशन है, फीवर है, तो उसको क्या इलाज दिया जाता है? जब वो घर में रह रहा है, 14 दिन अपने आप को खुद मॉनिटर कर रहा है, सिर्फ पेन किलर्स इस्तेमाल करें, गागल करें, स्टीम करें, या इसके अलावा भी और चीजों पे नजर रखनी चाहिए ना? ऑक्सीमीटर किन लोगों के लिए जरूरी है? देखिए, बहुत चीजें इसमें। सबसे पहले जो चीज एक जो कौर अदनान ने कही वो ये थी कि इन्होंने जो है अपना एक रेजिमेंट को फॉलो किया। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कमरे में जैसे आइसोलेशन की, इन दोनों चीजों की, स्टीम और गार्गलिंग के अलावा जो है वो एक आपको वैसे भी इंसान को चाहिए कि वो अपना जो है ना रूटीन को फॉलो करे। बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है, बॉडी की एक घड़ी होती है, क्लॉक होती है। अगर सही टाइम, एक ही टाइम पे सोया जाए, एक ही टाइम पे उठा जाए, एक ही टाइम पे खाना लिया जाए, तो वो बॉडी जो है वो उसका क्लॉक जो है वो सही चलती है, और वो इम्यूनिटी बूस्टर है और इम्यूनिटी बेहतर रहती है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सेकंड चीज जैसे उन्होंने एक्सरसाइज कही, वो जो है माइल्ड एक्सरसाइज इन द बिगिनिंग, जब साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी ज्यादा हो रही है, उस वक्त हल्की एक्सरसाइज या थोड़ा सा वॉक कर ले, ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो अलामात कम हो गई हैं तो एक्सरसाइज, बल्कि एज अ रूटीन 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, ये भी एक इम्यून बूस्टर है। पानी का इस्तेमाल जो है वो 2 लीटर से ज्यादा होना चाहिए।
हाँ जी, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा और इससे मुझे एकदम सहन में आ रही है सना मक्खी, क्योंकि इसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जिस भी दोस्त को खुदा ना खासा अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो लोग उसका ख्याल करते हुए अपनी एक तरह से ईमानदारी का फर्ज निभाते हुए सना मक्खी फौरन घर पे पहुंचा देते हैं। अदनान, आपसे पूछना चाहूंगी, सना मक्खी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपने इसको इस्तेमाल किया? क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके दोस्तों ने भी आपके घर में पहुंचाई होगी। एंड व्हाट इज योर रिकमेंडेशन अराउंड इट? एक कॉमन थ्योरी चल रही है कि सना मक्खी कोई एक जड़ी बूटी है या एक पत्ता है जिसका काढ़ा पीने से ये बीमारी भाग जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। सना मक्खी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है, यानी कि जुलाब है। ये उन लोगों को पिलाया जाता है जिनको कब्ज की शिकायत हो या पेट साफ करने की जरूरत हो ऑपरेशन से पहले या किसी एक्सरे से पहले। कोरोना वायरस जो है ये सांस की बीमारी है जो आपके गले और फेफड़े में रहती है। सना मक्खी आपके मेदे और पेट को अफेक्ट करता है, सांस को और फेफड़े को नहीं। तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप सना मक्खी पिएंगे तो इस नाजुक घड़ी में जब आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, आपको बॉडी फ्लूइड्स की जरूरत है और सना मक्खी आपका पेट साफ करने लग जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और आपको और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सना मक्खी से गुरेज किया जाए। इस दौरान बिल्कुल ना उसको पिए। आम दिनों में अगर आपको कब्ज की शिकायत है या पेट के कोई अमराज है उसके लिए शायद ये मुफीद हो, बट इस बीमारी से इसका जी बिल्कुल। आई थिंक ये लैक्सेटिव की आपको जरूरत नहीं है, आपको तो एडिशनल फ्लूइड्स की जरूरत है। अदनान, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जब आपने अपने सिम्टम्स को बेहतर होते हुए देखा, आपने कब दोबारा टेस्ट कराया और क्या लोगों को रेकमेंड करेंगे? नेगेटिव टेस्ट आने तक आइसोलेशन बरकरार रखना कितना जरूरी है? जब मेरे सिम्टम्स खत्म हो गए, यानी कि बुखार खत्म हो गया और 3 दिन तक मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको टेस्ट कराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नई बीमारी है और रोज नई इजादात होती है और नए ओपिनियंस आते हैं इसके बारे में। तो जब तक मैं बेहतर फील किया मैंने, उस वक्त तक जो ओपिनियन आई थी WHO की तरफ से वो ये थी कि अगर आपको सिम्टम्स जब शुरू हुए हैं उससे 10 दिन अगर गुजर गए या 3 दिन से ज्यादा आपको बुखार नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी एहतियात के तौर पे मैं 21 दिन तक आइसोलेटेड रहा और 14 दिन तक मुझे बुखार था, 7 दिन तक उसके बाद भी मैंने एहतियात की। उसके बाद मैं बाहर आया और मैंने टेस्ट नहीं कराया, मुझे जरूरत भी नहीं थी। और उसके बाद बहुत अहम है, मेरे ख्याल में आपने वही बात दोबारा रीइटरेट की है जो डॉक्टर बारी ने कहा। 2 तरह के जी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे, एक वो जिनमें बड़े एग्रेसिव सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बुखार भी है, फीवर है, बॉडी एक्स हो रही है, नजला जुकाम, तमाम तरह की मुश्किलात हैं। अगर आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 से 5 दिन जब आपको सिम्टम्स ना हो, बिल्कुल सिम्टम्स खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपनी आइसोलेशन को तोड़ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको शुरू से ही कोई सिम्टम्स नहीं थे लेकिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तब भी आप कम से कम 10 से 12 दिन अपने आप को आइसोलेटेड रखें और उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। तो ये थी जी अहम इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच अमीर अदनान फॉर बीइंग हियर विद अस। डॉक्टर फरहान ईसा, आपने भी बहुत अहम मालूमात लोगों तक पहुंचाई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आखिरी सवाल पता नहीं मैं कर सकती हूँ, यानी मेरे पास वक्त इतना है या नहीं। I'm so sorry we don't have that much time, but शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत के मौजूद हैं आप यहाँ पे। इसके साथ हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं या किसी और बीमारी या एलमेंट से डील कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफायाब करे। एहतियात करना बहुत जरूरी है। We all have to play our part in flattening the curve। आपसे कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें।